जय हिंद साथियों, आप सभी का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 1 भारतीय संविधान का जो भाग 1 हमने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी। आज उसी को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं उन हर एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। जो भी छोटी मोटी चीज़ें और जो छूट गई थी उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो पसंद आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास के अंदर हमने आपको बताया था, जो इसकी पहले वाली क्लास थी, कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या क्या है। तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 1, जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन आता है। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, ये दोनों ही चीज़ें मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया था। इससे संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई थी। आज हम अनुच्छेद 3 पे बात करेंगे आपसे कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये कहता क्या है, उसके बाद से इससे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 3 बस इतनी सी बात कहता है कि भारत की सीमा के अंदर अगर किसी नए राज्य का गठन करना हो, उसके क्षेत्रफल में विस्तार करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो उससे संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 3 के अंदर। क्या मैंने कहा कि भारत की सीमा के अंदर अगर नए राज्य का गठन हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो और उसके नाम में परिवर्तन हो, तो इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 3 के अंदर है। दूसरी चीज यह है कि अगर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो कैसे सकती है, इसके लिए कोई ना कोई नियम कायदा कानून होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा नियम कानून है कि आप अगर किसी भी राज्य के अंदर ये सारे परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको संसद में बिल लेकर आना पड़ेगा, संसद में विधेयक लेकर आना पड़ेगा। और संसद में अगर ये बिल, ये विधेयक पारित हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस राज्य के अंदर ये तीनों घटनाएं घटित हो सकती हैं। लेकिन केवल संसद में बिल ला देने से काम नहीं चलने वाला है। इसका एक छोटा सा पॉइंट और आता है इसी अनुच्छेद के अंदर। अनुच्छेद 3 कहता है कि आप संसद में बिल लाइए, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिए कि जिस राज्य के अंदर ये परिवर्तन होने वाला है, उस राज्य से सलाह लीजिए, उस राज्य की राय लीजिए। और उस राज्य से राय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संबंधित राज्य से जिसमें ये सारे परिवर्तन होने वाले हैं, उनसे राय, उनसे सहमति लेता है कि बताइए क्या ये सारी चीजें की जाए आपके राज्य में। अगर वो राज्य हाँ कहता है तब भी ठीक, ना कहता है तब भी ठीक, क्योंकि राज्य के और हाँ और ना कहने से कोई असर पड़ता नहीं है। क्योंकि इन 3 चीजों का जो अधिकार है, जैसे हमने कहा कि गठन, क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन में, इसका पूरा का पूरा अधिकार संसद के पास है। यह तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को सूचना देते हैं कि भाई आपके राज्य में ऐसा कुछ होने वाला है, आपकी इसमें क्या राय है। दूसरी चीज यह है कि अगर मान के चलिए राष्ट्रपति राय ले रहे हैं, तो आखिर कितना समय तक इंतजार किया जा सकता है। ऐसा मान के चलिए 10 दिन के अंदर ही किसी नए राज्य का गठन करना है या उसकी क्षेत्रफल या सीमा में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सबसे पहले उस राज्य से राय लेंगे, सहमति लेंगे। अब उस राज्य को राष्ट्रपति द्वारा कितना टाइम दिया जाएगा? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 3 यह स्पष्ट कहता है कि यह समय राष्ट्रपति निर्धारित करेगा और उस हिसाब से राज्य को समय दिया जाएगा। राज्य हाँ कहे या ना कहे कोई असर नहीं पड़ेगा, नया राज्य तो बनके तैयार होगा ही होगा। आप देखेंगे कि 1 जून 2014 की बात, जब तेलंगाना एक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से कट करके, तो वहां की विधानमंडल में भी यह प्रस्ताव भेजा गया था, यह राय राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई थी कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहां के जो विधानसभा थी आंध्र प्रदेश की, उसने पूरे तरीके से नकार दिया था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि तेलंगाना एक नया राज्य बना, क्योंकि इसके संबंध में पावर संसद के पास है। संसद बिल ला करके और साधारण बहुमत से पारित करा करके इन तीनों ही प्रक्रियाओं को कर सकती है। तो हमको लग रहा है कि आपको अनुच्छेद 3 समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित यही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑनलाइन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अनुच्छेद 4 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। अब आर्टिकल 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज कहता है। क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर किसी भी नए राज्य का गठन हुआ हो, कोई भी नया राज्य बना हो, तो उसके लिए
संविधान संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, मतलब वो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगी। आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। अगर अनुच्छेद 2(3) के तहत कोई भी नया राज्य भारत की सीमा के अंदर हो, चाहे भारत की पृष्ठभूमि में कोई जोड़ा जा रहा हो, तो ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 368। तो बस इतनी छोटी सी चीज कहता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है, बात यह आती है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो देखिए, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मैं बताऊं कि 3 प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन संभव है। एक तो सामान्य विधेयक ला करके सामान्य संशोधन होता है, दूसरा विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्यों का पूर्ण रूप से समर्थन। 3 प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन संभव है। तो जो 2 प्रकार के आपके संशोधन की प्रक्रिया आती है, ऐसा पहला है कि विशेष बहुमत। विशेष बहुमत पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, 1/2 राज्यों का समर्थन। तो इन 2 प्रकार से 1/2 राज्यों का जो समर्थन प्राप्त होता है, पहला तो विशेष बहुमत मैंने कहा, दूसरा कहा विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का समर्थन। इन 2 प्रक्रिया द्वारा जो संशोधन होता है वह केवल अनुच्छेद 368 के तहत गिना जाता है और वही माना जाता है कि वह भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया है। बाकी सामान्य संशोधन को, जो सामान्य बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, वो संवैधानिक संशोधन में काउंट नहीं किए जाते हैं। संवैधानिक संशोधन में कौन काउंट होगा, तो जो विशेष बहुमत से होगा और दूसरा होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। 3 ही प्रकार हैं संविधान में संशोधन करने के। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अनुच्छेद 4 तक तो आपने पढ़ दिया, लेकिन मैं एक अनुच्छेद छोड़ के आया हूं, अनुच्छेद 2A। अनुच्छेद 2A सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे ज्यादा डाउट आपका यहीं पे होता है। होता क्या है कि एक जगह तो अनुच्छेद 4 आपसे कहता है कि 2(3) के तहत अगर किसी भी नए राज्य का निर्माण करेंगे तो उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, मतलब संवैधानिक संशोधन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने तो अनुच्छेद 2A में आपने देखा कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एसोसिएट राज्य, सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो आखिर सिक्किम को जब राज्य बनाया गया और सिक्किम भारत का एक हिस्सा बना, सिक्किम एक नया राज्य आया भारत के अंदर, तो वहां पे क्यों संशोधन की जरूरत पड़ी, यह प्रश्न बनता है। तो आइए मैं आपको इस डाउट को क्लियर कर दूं कि जो अनुच्छेद 2A जिसके तहत आप देखेंगे कि सिक्किम एक नया राज्य आया, क्या वाकई में वो संवैधानिक संशोधन था या कुछ और था। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा अनुच्छेद 2A ABCD जो आएगा ना, सब क्लॉज है, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा एक नया अनुच्छेद आया, अनुच्छेद 2A, और इसी में सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब जो सिक्किम भारत के अंदर आया सबसे पहले, तो वो किस कैटेगरी में रखा गया, तो सह राज्य क्षेत्र में रखा गया। सह राज्य क्षेत्र ये राज्य की चौथी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी इसलिए कि आप अनुच्छेद 1 के अंदर राज्यों की 3 कैटेगरी को जानते हैं। एक तो आप जानते हैं कि ये पूर्ण राज्य जो है, पहला राज्यों की कैटेगरी मैंने बताई थी आपको, पूर्ण राज्य। दूसरा आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा मैंने बताया था अर्जित क्षेत्र। ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। अब जो सिक्किम आया भारत के अंदर, वो इन 3 कैटेगरी में से नहीं था। ना वो भारत का पूर्ण राज्य था, ना केंद्र शासित प्रदेश था, और ना ही भारत के द्वारा अर्जित किया गया क्षेत्र। तो जब सिक्किम भारत के अंदर मिलना चाहता था, तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी। तब क्या किया गया, तो वही 35वां संविधान संशोधन करके राज्यों की एक नई कैटेगरी बनाई गई, सह राज्य क्षेत्र, और इसके अंदर सिक्किम को शामिल किया गया। तो सिक्किम राज्य के गठन के लिए संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ, राज्यों की एक नई कैटेगरी जो बनी सह राज्य क्षेत्र, उसके लिए 35वां संविधान संशोधन माना जाता है, न कि सिक्किम राज्य के गठन के लिए। डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1975 के अंदर हुआ, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, पूर्ण राज्य बना। अब यहां पे प्रश्न आता है कि सर संविधान का संशोधन बार बार क्यों किया जा रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 2(3) के तहत संवैधानिक संशोधन होता ही नहीं है।
तो मैं पुनः वही चीज कहना चाहूंगा कि जो 36वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत सबसे पहले दो कार्य हुए। पहला कार्य यह हुआ कि अनुच्छेद 2A के तहत जो एसोसिएट स्टेट सहराज्य क्षेत्र का जो एक कैटेगरी बनाई गई थी राज्यों की सहराज्य क्षेत्र की, इसको सबसे पहले समाप्त किया गया। दूसरा काम यह हुआ कि आप देखेंगे तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे विधानसभा में सीटों की संख्या मात्र 32 है, जबकि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा के न्यूनतम सीटों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए। तो एक स्पेशल प्रोविजन, एक नया प्रावधान लाने के लिए आप देखेंगे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। क्लियर हो गया होगा आपको। संवैधानिक संशोधन इसलिए नहीं हुए कि सिक्किम एक राज्य बना, एक नया राज्य बना, उसके लिए नहीं हुआ, है ना। एक जो नया राज्य की कैटेगरी बनी थी उसको समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ ये एक स्पेशल प्रोविजन देने के लिए ये 36वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। और इस तरीके से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, 22वां राज्य माना जाता है। तो हमको लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 2A अब फिर से कभी डाउट नहीं होगा। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मैंने बारे में बताया कि किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न और बच जाता है कि सर एसोसिएट स्टेट सहराज्य क्षेत्र कहते किसको हैं? देखिए, संविधान हम जब भी पढ़ेंगे ना तो हर एक पॉइंट को ऑपरेशन जैसा कहते हैं ना, एक डॉक्टर जिस तरीके से एक शरीर के अंदर एक एक नस का ऑपरेशन कर देता है, उसी तरीके से संविधान का मैं पूरा ऑपरेशन करूंगा आपके सामने। कोई भी ऐसा फैक्ट्स नहीं बचेगा जो आपको ना समझाया जाए, और गागर में सागर भरने वाली बात होगी दोस्त। 25 से 30 वीडियो में पूरा संविधान फिनिश होगा, फिर आपको कहीं दूसरे जगह वीडियो देखने की, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए समझाते हैं स्वराज्य क्षेत्र का क्या मतलब है। देखिए, राज्यों के पास दो प्रकार के अधिकार होते हैं भारत के अंदर नॉर्मली। वैसे तो एक ही अधिकार है, बाकी दूसरा अधिकार केंद्र सरकार यूज करता है उसका। दो अधिकार क्या? जैसे मान के चलिए कोई राज्य है तो उसके आंतरिक मामले, जैसे सिक्किम एक ऐसा राज्य था जिसको एसोसिएट स्टेट सहराज्य क्षेत्र के रूप में जब शामिल किया गया, तो सहराज्य क्षेत्र की कैटेगरी में क्यों रखा गया, आप मतलब समझिए इसका। सहराज्य क्षेत्र के अंदर वही राज्य आएंगे जिनके आंतरिक मामलों में भारत सरकार हस्तक्षेप न करे। ऐसा मान के चलिए उत्तर प्रदेश ही को ही सहराज्य क्षेत्र के कैटेगरी में रख दिया जाए, माना जा रहा है, ये है नहीं, माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश को अगर जो ही इस कैटेगरी में रखा गया होता तो उत्तर प्रदेश के आंतरिक मामलों में भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जिस भी राज्य को सहराज्य क्षेत्र के कैटेगरी में रखा जाएगा उसके आंतरिक मामले में केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरी चीज ये, हाँ, बाह्य मामले में जरूर, अगर कोई विदेशी मामला है, कोई व्यापार है, समझौता है ना, दूर संचार से संबंधित मामले हैं, रक्षा से संबंधित मामले हैं, तो उस राज्य के इन सारी की सारी चीजों को केंद्र जरूर देख सकता है, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसी को कहा जाता है कि वो जो स्टेट है वो सहराज्य क्षेत्र की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया हो? चलिए दोस्त, तो ये आपका कंप्लीट हुआ भाग 1, जिसके अंदर मैंने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के बारे में बताया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डीप में लग रहा होगा, तो दोस्त डीप में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर चल के सिलेक्शन हुआ होता ना तो करोड़ों स्टूडेंट सफलता की शॉर्टकट राह को खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन सफलता किनको मिलती है? जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में लगातार एग्जाम डेट आपके आउट हो चुके हैं। आप चाहे देखें यूपी के अंदर यूपी SSSC पीईटी का, CGL CHSL लगातार एग्जाम है। तो सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अंदर तक जाकर के हर एक चीज की बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि क्वेश्चन ऊपर ऊपर का पूछ लिया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।